नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एनकेएस। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी जो पंचकर्मा की क्लास चल रही थी उसमें स्नेहन वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें अपन ने कहाँ तक कर लिया था? अभ्यंग के अयोग्य रोगी व रोग कर लिए थे कि भाई अभ्यंग में कौन कौन से किन रोगों में अभ्यंग नहीं करना है। कफ प्रदान में, आमज व्याधि में, अजीर्ण में, बमित विरक्त मतलब बमन और विरेचन किराया पुरुष में, संतर्पण रोगी और तरुण जोरी, इन सब में अभ्यंग नहीं कराना है। क्लियर। इसके बाद में अपना जो टॉपिक था अभ्यंग विधि, अभी अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो अभ्यंग विधि स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कोई भी कर्म करना हो, कोई भी ऑपरेशन, जैसे मानते हैं ना कि सर्जिकल कर्म करना, उसमें प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इसी तरीके से अभ्यंग विधि में पूर्व, प्रधान, पश्चात। अपन ने क्या स्टडी किया था कि पंचकर्मा, पंचकर्मा में एक तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है। तो पूर्व कर्म में क्या आ रहा था? स्नेहन, स्वेदन, पहले पाचन था, फिर स्नेहन था, स्वेदन था। ये अपन ने स्टडी किया था। तो अब कोई सा देखो, पूर्व क्रम का जो स्नेहन है उसको भी करने के लिए पूर्व, प्रधान, पश्चात, मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। ये अब जो हर में काम आएंगी, आपने एक बार स्टडी कर लिया। जैसे स्नेहन क्रम में मैंने बता दिया कि भाई पूर्व क्रम में क्या आएगा, प्रधान में क्या आएगा, पश्चात में क्या आएगा, वो हर चीज अप्लाई करनी है। कि भाई ये जो संवार संग्रहण है, आतुर परीक्षण है, आतुर सिद्धांत है, ये मतलब वमन कराने से पहले भी जो पूर्व क्रम आएगा उसमें भी आपको ये चीजें मेंशन करनी है। किताब में मतलब एग्जाम में अकॉर्डिंग टू मार्क, अगर 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आया तो उसमें सारी चीजें मेंशन करनी है। अगर छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो शॉर्ट भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे या फिर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे तो ये सारी चीजें आपको करनी है। चाहे वो बमन हो, चाहे स्नेहन हो, चाहे स्वेदन हो, चाहे ब्रेचन हो, बस्ती हो, चाहे नश्य हो, चाहे रक्त मोक्षण हो, कोई भी प्रोसेस करवा रहे हो, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसको फॉलो करना है। जैसे अपन मॉडर्न वाले जो प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव वाला फॉलो करते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर। टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है पूर्व क्रम में पॉइंट, संभार संग्रहण, मतलब कि उपकरण, जितने भी उपकरण चाहिए वो सारी चीजें, जैसे अभ्यंग टेबल है, द्रोणी है, स्टोप है, छोटी भगोनी है, कटोरी है, तौलिया है, अभ्यंग हेतु तेल है और उष्ण जल पात्र, ये सारे उपकरण आपके पास होने चाहिए। जो भी आवश्यक उपकरण, ये तो नाम लिखे हैं कि भाई मुख्य मुख्य उपकरण, जैसे कि अभ्यंग टेबल क्योंकि उस पर लिटाना है, द्रोणी, स्टोव, स्टोव मतलब तेल को गर्म करने के लिए, छोटी भगोनी, कटोरी, तौलिया पोंछने के लिए, वो सारी चीजें किस तरह से काम आएंगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी बर्तन चाहिए, परिचारक मतलब 2 परिचारक मिनिमम चाहिए, दोनों साइड, दाएं बाएं दोनों साइड, आप दोनों तरह के परिचारक चाहिए। ठीक है। आवश्यक औषध, और ये क्या लिखा हुआ है, उपद्रव हेतु भी, मतलब हाँ, अगर वो मान लो उपद्रव हो गया, ठीक है, मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया, तो उसको संभालने के लिए भी औषध होनी चाहिए। ओके। तो ये सारी चीजें आपको संभार संग्रहण में आनी चाहिए। फिर है आतुर परीक्षण। इसमें रोगी अभ्यंग योग है या नहीं, यह देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट है, रोगी है, उसको अभ्यंग कराना है कि नहीं कराना। मान लो कि कफ प्रदान वाला रोगी, अगर आपको अभ्यंग पहले डिसाइड करना कि इसमें अभ्यंग कराना नहीं कराना, तो जैसे आपको पता लगा भाई कफ प्रदान है तो आपको अभ्यंग नहीं कराना। दूसरा क्या है, वाइटल रिकॉर्डिंग, मतलब उसका टेम्परेचर याद नापो, कितना इसमें वेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितनी है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, ये सारी चीज उसकी जो मापिंग कर ले, उसकी चार्टिंग कर लेनी है। ऐसे नहीं कि माप लिया और छोड़ दिया, उसको लिखना है, एक चार्टिंग प्रॉपर, उसका चार्ट मेंशन रखना है कि अभ्यंग से पहले कितना था, फिर बाद में अभ्यंग कराने के बाद में कितना हुआ, सब चीजें आपको चेक करनी है। उसको एक प्रॉपर चार्ट में बिफोर अभ्यंग, आफ्टर अभ्यंग, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है कि अपन जब मूवियों में देखते हैं ना, यहाँ पे डॉक्टर साइन कीजिए, यहाँ पे पेशेंट रोगी का जो साथ में जो व्यक्ति होता है साइन करता है कि भाई इस ऑपरेशन करते समय कोई भी परेशानी हो जाती है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपको अभ्यंग कराने से पहले, स्नेहन कराने से पहले, स्वेदन कराने से पहले, कोई सा प्रोसेस कराओ उसमें पहले कंसेंट फॉर्म पे साइन कराना है। अभ्यंग से पूर्व रोगी को चिकित्सा में होने वाले उपद्रव की जानकारी देना और लिखित सहमति लेना। तो उपद्रव की जानकारी मतलब इसमें अभ्यंग कराते समय रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता मतलब बोलते ना कि बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई, औषधि या फिर अभ्यंग जो व्यक्ति है, परिचारक, उसने कुछ गलती कर दी, वैद्य से कुछ गलती हो गई, या फिर जो रोगी है स्वयं वो सही से नहीं रहा, उसने कोऑपरेटिव नहीं किया, उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है और उसको सहमति देनी है कि हाँ, अगर आप सहमति दोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये उस पर उसके साइन करा लेने चाहिए। आतुर सिद्धांत, प्रेपरेशन ऑफ पेटेंट, मतलब रोगी की तैयारी कैसे होते हैं, रोग व रोगी प्रकृति अनुसार औषधि योग का निर्माण, जैसे कि अपन ने बताया था, वात हेतु वल्ला नारायण, पित्त हेतु चंदनादि, कप हेतु विषगर्भ सहचरादि तेल। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू व्याधि,
रोग और रोगी के अनुसार उसकी औषधियों को संग्रहण करो। प्रधान क्रम से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्था व कर्म करते हैं, जैसे दोष अनुसार तेल चयन। कहने का मतलब ये है कि आतुर प्रिपरेशन ऑफ रोगी पेटेंट पेटेंट नहीं पेशेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें व्यवस्था करनी है। आगे बढ़ते हैं। आहार व वेशभूषा। अभ्यंग से 2-3 घंटे पूर्व रोगी को लघु आहार जैसा पेय या वगु का सेवन कराया जाता है। अभ्यंग से 2-3 घंटे पूर्व, देखो टाइम बताया 2 से 3 घंटे पूर्व। लघु आहार मतलब हल्का भोजन कराना है। ऐसा नहीं कि पेट भर के खा लिया अब तो शाम तक पचेगा, ऐसा नहीं। हल्का खाना खिलाओ उसको, जैसे कि मूंग की दाल पिला दिया, थोड़ा सा पेय पिला दिया उसको, या वगु का सेवन करा दिया। पेय या वगु का सेवन करा दिया जाता है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, इसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। रोगी को अभ्यंग हेतु कौपीन लंगोट वस्त्र पहनाया जाता है। क्यों क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि उसके जो पहले तो उसके वस्त्र को हटा देते हैं कि गंदे ना हो, और जो कॉफिन होती है इसमें क्या होता है, अभ्यंग करना आसानी से सुखपूर्वक हो जाता है, इसलिए इसको पहनाया जाता है। अब है प्रधान क्रम। अपन ने पूर्व क्रम कर लिया, अब आता है प्रधान क्रम। प्रधान क्रम में क्या होता है, अभ्यंग हेतु आसन। पहला पॉइंट है कि अभ्यंग हेतु आसन, किस किस आसन में आपको व्यक्ति को कराना है। जैसे प्रत्येक अंग अवयव पर अभ्यंग अच्छी प्रकार से, इसलिए अभ्यंग विधि में 7 आसन आत्र को रखकर अभ्यंग करें। तो ये आ जाता है कि भाई कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अभ्यंग हेतु कौन कौन से आसन है, तो ये 7 आपको पता होने चाहिए, और ये आपको लिखने हैं यहाँ पे एग्जाम में। जैसे पाँव सीधा रखकर बैठना, जैसे अपन नॉर्मली अपन दीवार के सहारे बैठ जाते हैं ना, कभी कमरे में बैठे होते हैं दीवार के सहारे पैरों को आगे करके, वैसे सिटिंग विद लेग एक्सटेंड। फिर पीठ के बल लिटा कर सुपाइन लेट गया, पीठ के बल। तीसरा है वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट साइड। फिर वक्ष उदर के बल लिटाकर, वक्ष उदर मतलब उल्टा लेट जाना, ठीक है। दक्षिण पार्श्व, पहले लेफ्ट साइड था अब राइट हैंड आ गया। पुनः पीठ के बल, पुनः पीठ के बल लेट गया, देखो पीठ के बल दूसरे भी था, और फिर 7वां ये जो छठा पॉइंट है वो भी पुनः पीठ के बल, ध्यान रखना। और पुनः बैठकर वापस उसी पोजीशन में आ जाओ जो पहली पोजीशन में थी ना उसमें। तो बहुत से जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, ये चीजें भूल जाते हैं, पुनः पीठ के बल और पुनः बैठकर। ये कि भाई एक बार बैठ के दोबारा क्यों, तो ये 5 ही कर पाते हैं, तो ये 2 आपको ध्यान में रखनी है स्पेशली, ठीक है। ये 7 पोजीशन है, इस तरह से आपको अभ्यंग करना है। तो अभ्यंग विधि में क्या होगा कि रोगी को कोपिन पहनाकर, अपन ने पहना दिया लंगोट पहना दिया था, कि अभ्यंग टेल पर लिटाया जाता है। पहले किस तरीके से पांव सीधा कर बैठाएंगे, फिर इस तरह का अभ्यंग होगा, फिर दूसरी पोजीशन में बैठाएंगे, फिर तीसरे में, फिर चतुर्थ में, फिर पंचम में, फिर 6th में, फिर 7th। इस तरीके से उसका अभ्यंग करते जाना, तो पूरे शरीर का अभ्यंग हो जाएगा। कि रोगी को कोपिन पहनाकर अभ्यंग टेबल पर लिटाया जाता है। सुकोष्ण सुगंधी वातगन, अब यहाँ पे वातगन लिखा है, वातगन का मतलब पित्त वाला रोग, पित्तगन कफ वाला रोग है तो कफगन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि वातगन ऋतु दोष आदि के अनुकूल, मतलब जैसा भी वही वात घन या ऋतु जैसा भी दोष है उसके अकॉर्डिंग अनुकूल तेल लेकर अनुलोम, अनुलोम मतलब लोम दिशा में, जो हेयर है उसकी दिशा में गति से अभ्यंग कराना चाहिए। शीत ऋतु में उष्ण तेल से तथा उष्ण ऋतु में शीत तेल से अभ्यंग करना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि भाई जो ठंडी ऋतुएं होती हैं उसमें तो क्या करनी है, जैसे हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, उसमें थोड़ा सा गुनगुना तेल लेना है, मतलब उष्ण तेल लेना है। और जो गर्मी है, वर्षा है, उसमें आपको शीत तेल से अभ्यंग करना है। सर्वप्रथम भ्रमरंध्र, सर्वप्रथम किस पे करना है अभ्यंग, भ्रमरंध्र। मैंने आपको जब पहली क्लास बताई तो उसमें बताया कि सर के जो मेन ऊपर की जो चोटी सी होती है ना, बच्चों की चोटी बनी होती है, भाई इसकी कितनी चोटी है, उस चोटी में तेल लगाया जाता है। फिर संपूर्ण शरीर का अभ्यंग किया जाता है, फिर कर्ण पे, फिर हस्त पे, फिर पाद पे। तो पहले भ्रमरंध्र का अभ्यंग किया जाता है, फिर संपूर्ण सिर पे, फिर कान पे तेल लगाया जाता है, मतलब कान पे उसकी अभ्यंग किया जाता है। फिर हस्त पाद अभ्यंग करके अन्य शरीर, फिर हाथों पे, पैरों पे, फिर इन पे अभ्यंग हो गया, उसके बाद में शरीर के अन्य भागों का आरंभ करना चाहिए। अब यहां देखो, दीर्घ आकार वाले अवयव यानी हाथ पैर पर अनुलोम अर्थात ऊपर से नीचे, जो बड़े हैं ऊपर से, जैसे कि ये हाथ यहां से शुरू हो रहा है तो अभ्यंग यहां से स्टार्ट करो, नीचे की तरफ आओ, क्लियर। संधि स्थान जैसे कर्पूर, अंश, जानु, गुल्फ, कटी। जैसे कर्पूर अंश, अंशकंधा हो गया, जानु घुटना हो गया, ठीक है। कर्पूर जो अपनी कोहनी है वो हो गई, गुल्फ यानी जो टकना हो गया वो हो गया, और कटी यानी कमर हो गई। मैंने इसकी हिंदी अर्थ बता दिया, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं वर्तुलाकार अभ्यंग करें, वर्तुलाकार मतलब हाथ को ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, इस तरीके से अभ्यंग करना है, ओके। अभ्यंग का मुख्य उद्देश्य भीतर के अवयव की गति को उत्तेजित करना है। अभ्यंग विशेषतः सिर, पांव, कान पर। पहले विशेषतः सिर पे, पांव पे, कान पे, मतलब ये तो आपको करनी, ये मुख्य मेन पॉइंट है। अभ्यंग की 7 अवस्थाओं में 5 से 10 मिनट अभ्यंग, इस प्रकार 45 to
एक हावर्स अभ्यंग, कि भाई ये 7 अवस्था है, उसमें अगर अपन 5 से 10 मिनट एक अवस्था में देते हैं, मान लो 5 से 10 मिनट इस अवस्था में किया, फिर 5 से 10 मिनट, तो इस तरीके से 45 से कितने हो जाता है, 1 ओवर में पूरा हो जाता है। क्लियर? 7 × 5 = 35, मिनिमम 35 मिनट तो यही होगा। फिर चेंज करने में भी 1-1 मिनट का टाइम लग जाता है मान लो, तो ये 42 से 45 मिनट हो जाता है मिनिमम। और आपने मान लो 5 से 10 किया तो फिर वो 1.5 घंटा 1 घंटा तक खिंच जाता है। ओके, ये 7 पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यंग पश्चात रोगी के लक्षणों का निरीक्षण किया जाता है। हीन योग लक्षण होने पर पुनः अभ्यंग, मान लो कि भाई जितना अपन को करना चाहिए था उससे रोगी से पूछते हैं भाई रिलीफ मिला कि नहीं मिला, इस तरीके से उसको पूछते हैं, उसने बताया कि नहीं, और अपन भी देखते हैं क्योंकि डॉक्टर है अपन, अगर उसको जितना होना चाहिए उतना नहीं हो तो उसका पुनः अभ्यंग करते हैं वापिस। और अति योग मान लो ज्यादा हो गया तो उसमें अभ्यंग क्रिया को रोककर रोगी को विश्राम कराते, भाई अभ्यंग को रोक दो कि विश्राम कर, मतलब रेस्ट कर, रिलैक्स कर। सम्यक लक्षणों पर आगे, और बिल्कुल सटीक हुआ, जितना आपको करना चाहिए तो उतना हुआ, तो सम्यक लक्षण होने पर आगे की प्रक्रिया करते हैं। अब देखो पश्चात क्रम में क्या है, शरीर स्वच्छता। अभ्यंग के बाद तौलिया को गर्म पानी से निचोड़कर पूरे शरीर पर स्पंज करते हैं, जिससे शरीर पर लगा हुआ तेल पहुंचकर शरीर को स्वच्छ किया जाता है। कि गर्म पानी में तौलिया डुबाया, उसको नचोड़ा, फिर शरीर पर उसको स्पंज करते हैं, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे उसको पूरे तेल को साफ कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। अभ्यंग के 15 से 30 मिनट तक विश्राम करना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद उष्णोदक स्नान या रोग अनुसार औषध क्वाथ स्नान भी कर सकते हैं। उष्णोदक यानी गुनगुने पानी से स्नान करो, या फिर जैसा रोग है उसके अनुसार जो क्वाथ पानी बनाया, जैसे कि कोई कुष्ठ डिजीज है, कुष्ठ डिजीज में नीम के क्वाथ से स्नान कर सकते हो, नीम के पानी से स्नान कर सकते हो। किसी का जो क्वाथ बनाया रोग के अनुसार, आप डॉक्टर जो बताएगा उसके अनुसार शायद मतलब स्नान कर सकते हो उस पानी से। वाइटल रिकॉर्डिंग, अब मैंने बताया था ना कि चार्टिंग करनी है हर चीज की, बीपी की, टेम्परेचर की, पल्स रेट की, ठीक है, जितनी भी अपन ने वाइटल रिकॉर्डिंग ली थी उसको दोबारा अभ्यंग के बाद में ये सारी दोबारा चार्टिंग करनी है, उसको मतलब रिकॉर्ड करना है और बकायदा कागज पे लिखना है। डाइट एंड अदर रिजमेंट, मतलब उसके बाद में भोजन कैसा करना है और अन्य क्या काम करने हैं। अभ्यंग के बाद रोगी को लघुहार, पेया, यवागु का सेवन कर। अब पेया आप जानते हो, यवागु, यवागु यानी 6 गुना युक्त चावल, ठीक है। पेया क्या मानते हो, एक तरीके से जिसमें चावल के छोटे छोटे दाने और 14 गुना पानी हो का सेवन। उसे समशीतोष्ण वातावरण में रखा जाता है। समशीतोष्ण मतलब ना तो ठंडा ना गर्म, नॉर्मल अवस्था के जो वातावरण है उसमें उस व्यक्ति को रखा जाता है। यदि अभ्यंग पश्चात स्वेदन कराना हो तो अल्प विश्राम कराकर स्वेदन कराना चाहिए। तो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कराओ उसको 15 से 30 मिनट, ठीक है। रिलैक्स कराने के बाद में उसका स्वेदन कराना, अगर उसको स्वेदन का अगली प्रोसेस करानी है, अभ्यंग के बाद स्वेदन कराना, तो उसको 30 मिनट बैठाए रखो नॉर्मल कम टेम्परेचर वाले कमरे में, फिर उसके बाद उसका स्वेदन कराना है। अब अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में अभ्यंग की विभिन्न विधियां। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।